शर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। 2023 आ चुका है और ये चुनावी साल है और सरकार की अग्नि परीक्षा का भी साल है। 2023 में यह तय हुआ कि भाजपा की सत्ता बरकरार रहेगी या कांग्रेस सत्ता परिवर्तन में कामयाब होगी। इसलिए दोनों पार्टियों में मंथन का दौर जारी है। भाजपा रातापानी से लेकर भोपाल तक कई बैठकें कर चुकी है और अब बारी कटनी की है, जहां प्रदेश पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित की गई है। 17 दिसंबर को आयोजित इस बैठक में सत्ता और संगठन के कामकाज की समीक्षा होगी। विशेषकर संगठन के पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस पर मंथन होगा। मीडिया में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चलती रहती हैं, लेकिन कटनी की बैठक के एजेंडे में अभी तक ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ा है। इसलिए माना जा रहा है कि बैठक उन प्रशिक्षण वर्ग पर केंद्रित होगी जो 18 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। 38 स्थानों पर होने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग में नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे 2023 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा की इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है और क्या इस बैठक के बाद सत्ता संगठन में कुछ बदलाव होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस अब जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। दोनों दलों की लगातार बैठक आयोजित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 दिसंबर को कटनी में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास बनानी का कहना है कि दिल्ली में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक संपन्न हुई है, उसके विषयों पर चर्चा के लिए कटनी की ये बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में पुराने कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इस दौरान एक तरफ जहां प्रवास पर जाने वाले नेताओं के कामों की समीक्षा होगी, वहीं जिलाध्यक्षों के कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद भाजपा प्रदेश में 18 दिसंबर से 38 स्थानों पर प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत करेगी, जिसमें नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बैठक के बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि भाजपा एक काडर आधारित पार्टी है, इसलिए समय समय पर बैठक होती रहती है। उनका कहना है कि कांग्रेस में ऐसी कोई काडर नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसी बैठकों के बारे में ज्यादा नहीं पता रहता। देखिए, बौखलाहट तो इनके इस बयान से प्रदर्शित होती है। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की रचना के हिसाब से पार्टी का संचालन करती है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो, हर व्यक्ति को जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में मिलती है उसका वो निर्वहन करता है। कांग्रेस पार्टी में क्योंकि संगठन नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें इस तरह की बैठकों की महत्व समझ में नहीं आएगा। बैठक तो कांग्रेस भी आयोजित कर रही है और अब कांग्रेस की योजना नए सिरे से गांधी चौपाल प्रारंभ करने की भी है। लेकिन कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि भाजपा चाहे जितनी बैठक कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा में बौखलाहट है क्योंकि जनता भाजपा से नाराज है। भाई कभी कटनी में करते हैं, कभी भोपाल में करते हैं, कभी ग्वालियर में करते हैं। ये छटपटाहट है, इनका जाना तय है। जनता ने तय कर दिया है कि इनको अब जाना है, क्योंकि आज भी जो सरकार है वो उसकी मेजॉरिटी कांग्रेस की आई थी। ये चुराई हुई, खरीदी हुई सरकार है जो अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 2023 चुनावी वर्ष है, जिसको आने में बमुश्किल 2 सप्ताह का समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी जहां गुजरात के चुनावी परिणामों से उत्साहित है, वहीं हिमाचल के चुनावी परिणामों ने उसे सतर्क भी किया है। 2018 में सत्ता गंवाने का अनुभव भी भारतीय जनता पार्टी को हो चुका है, इसलिए इस बार शिवराज कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कटनी में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जैसे सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। तो जो एक बड़ी बैठक होने वाली, इसके पहले हमने देखा था रातापानी में भी एक बड़ी बैठक हुई थी भोपाल में, और बीजेपी में बैठक बड़ी एक सामान्य प्रक्रिया देखने में, लेकिन उसके निहितार्थ बड़े गहरे हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं।
अब गुजरात हिमाचल चुनाव की पृष्ठभूमि में ये जो बैठक हो रही है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? क्या कोई एजेंडा इसमें सेट होगा 2023 के लिए? कोई दिल्ली का कुछ दिशा निर्देश होगा या कोई एक रोड मैप 2023 का? मनोज जी, एक सामान्य बात से शुरू कर रहा हूं और वो ये है कि भाजपा ने एक कार्य पद्धति निर्धारित कर रखी है और वो ये है कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती तो सारे प्रदेशों में कार्य समिति की बैठकें होती हैं। भाजपा में जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है तो फिर पूरे ही देश भर में पदाधिकारियों की बैठक होती है, सारी प्रदेश इकाइयां करती हैं। और सामान्यतः जो टिप्पणी है वो ये है कि ये बैठक उसी के निमित्त हो रही है। अब उसमें यह भी हो सकता है कि जो केंद्रीय निर्देश आए हैं कि उनने क्या तय किया है अपनी बैठक में, तो आप भी अपने राज्यों में उनको लागू कर लीजिए। आपके राज्य के लिए विशिष्ट परिस्थितियां बन रही हैं तो आप उसको भी शामिल करके अपनी चर्चा का हिस्सा बना लीजिए। आपके सामने 2023 के चुनाव का मामला है तो 2023 के चुनाव के संदर्भ में आपने अभी तक क्या खोया क्या पाया की पोजीशन में हो, इसको आप शामिल कर लीजिए। तो ये सारी चीजों का समावेश करते हुए कल की जो बैठक है वो इसके निमित्त पदाधिकारियों की ये बैठक है। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 2023 के जो चुनाव है वो इस बार सहज चुनाव नहीं है और उन असहज चुनावी परिस्थितियों में, क्योंकि हमारे सामने दो चीजें बिल्कुल एक सामने आ गई हैं। पहली ये आ गई है कि गुजरात का एक बहुत बड़ी जीत का जो हमारे सामने एक खौफ जिसको कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश भी इतनी ही लाए तो कुछ मतलब नहीं तो काय का मध्य प्रदेश, ये एक धारणा बन रही है धीरे धीरे। दूसरा ये कि राहुल जीत दिला चुकी उमा भारती, हाँ नहीं मैं कह सकता हूं इस बात को, लेकिन इसके बाद जो है दूसरा ये कि राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल करके लेकर के गए यहाँ से, तो उसका कांग्रेस के लिए पक्ष तो नेचुरली होगा ही निश्चित तौर पर। तो ऐसी स्थिति में जहां कमलनाथ जैसी रणनीति, उनके द्वारा जो रणनीति आज तक की जा रही है, मुझे लगता है काफी कुछ जो है हिला डुली जैसी पोजीशन ला देते हैं वो। और ऐसे में राहुल गांधी जी की इस यात्रा का इम्पैक्ट, उसके से कार्यकर्ताओं में उत्साह के बाद जो नेता हैं उनको बड़ा लंबा जुगाली करने का मौका मिल गया 12-15 दिन तक जो है राहुल गांधी जी के साथ हो लिए, तो मन का डर भी खुल गया। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि ये जो 2023 वाले चुनाव है ये 2004 वाले चुनाव नहीं है कि आपके लिए अनुकूलता का प्लेटफॉर्म उमा भारती ने तैयार कर दिया और सारी चीजें हो गई। इस समय कांग्रेस को यदि सच में उमा भारती जी जैसी संकल्प यात्रा निकाली थी वैसी निकालने के लिए कांग्रेस के पास कोई नेता होगा तो सत्ता परिवर्तन की परिस्थिति बन सकती है। ये बात बिल्कुल इस समय नेट टू नेट पोजीशन है, बहुत कोई हम ये मान के चले कि एक तरफा वाली पोजीशन नहीं है जैसा गुजरात में दिखने लग गई थी। बिल्कुल, तो और शायद बीजेपी भी इसको लेकर गलतफहमी में नहीं होगी नेचुरली, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ चुनाव जो हो रहा है, देखिए कांग्रेस जो है 2 राज्य है, इन 2 राज्यों में तो सशक्त है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बिल्कुल, इसमें आप उनको हल्का नहीं माप सकते। ये बात अलग है उनके इंटरनल लड़ाइयां क्या हैं, हम उनके खिलाफ कितना बोल सकते हैं, ये एक विषय अलग हो गया कि हमें मालूम है कि वो युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, लेकिन आज खबर छप रही है कि वो तो युवाओं को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसा कुछ। तो ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन यदि हम आज के राजनीतिक संदर्भ में देखें तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि तस्तरी में रख करके न सरकार कांग्रेस के पक्ष में जा रही न तस्तरी में रख करके भाजपा के पक्ष में जा रही। इसलिए जिसने भी लोगों को अपने लिए सम्मोहित कर लिया और दोनों लगे, जिसने ज्यादा कर लिया उसके पक्ष में सरकार चली जाएगी। ये बिल्कुल मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। तो ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर हमने देखा मध्य प्रदेश की बात करें कि वोट शेयर बीजेपी को ज़्यादा मिलता है लेकिन सीटें कांग्रेस की ज़्यादा आ जाती है। हिमाचल में 1% के अंतर पे आप देखिए कि कांग्रेस 40 सीट पे चली जाती है और बीजेपी 44 से सिमटकर 25 पे आ जाती है। तो एक बड़ी चिंता तो ये भी होगी इस बैठक में। और दूसरा कि जो गुजरात फार्मूले की बात हो रही है कि कैसे उस जीत को हमने तैयार किया, बीजेपी ने कैसे रणनीति बनाई और इतनी बड़ी जीत हासिल की। तो साथ ही हिमाचल पर भी चर्चा ज़रूर होगी कि कैसे वो जीता हुआ राज्य एक जीत सकते थे, उनके बागियों के कारण वो हार गए। तो टिकट वितरण में क्या लापरवाही हुई थी उसको भी ध्यान रखना होगा। तो सारी चीज़ों में, क्योंकि केवल ये नहीं है कि गुजरात अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया है। देखिए मनोज जी, बीजेपी अपनी गलतियों से सबक लेती है, इसमें कोई दो राह नहीं। यदि हिमाचल प्रदेश में उसको इस तरह से नुकसान हुआ है जैसी उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ जो परंपरा चली आ रही है वो बदल देगी इस बार बीजेपी, तो किन वजह से हुआ उस जग जाहिर है। किस तरह से उत्तराखंड ने इसको थोड़ा सा स्टेब्लिश भी किया कि ठीक है उत्तराखंड ने परंपरा बदल दी है तो हो सकता है हिमाचल में भी ऐसा कुछ हो जाए। तो लेकिन गुजरात से तुलना मध्य प्रदेश की नहीं हो सकती। गुजरात की परिस्थितियां अलग हैं। गुजरात में
मोदी का गृह राज्य है, तो जिस तरह से एक करिश्माई नेतृत्व उनके पास है, तो वो अलग, वहाँ पे परिस्थितियाँ अलग है। यदि आप ये सोच के, हाँ निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में आप जोश भरने के लिए कह सकते हो कि माहौल है, जिस तरह हम देखते हैं कि एक दमोह चुनाव जीत गई थी कांग्रेस, तो दमोह फार्मूला अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। तो गुजरात की सफलता को हम देख रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कि किस तरह से वो उसके जो प्लस पॉइंट हैं, जो बीजेपी के प्लस में गए हैं, उनको बताती है कि देखिए आदिवासियों ने हमको वोट दिया, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत मतदाताओं को रिझाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए, जोश भरने के लिए। वही काम हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी कर रही है। वो गुजरात की बात नहीं करती, वो हिमाचल की बात करती है, तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। और जो शर्मा जी भी खुद कह रहे थे कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से निकली है, इसके बाद उनके नेता भी चार्ज में हैं और उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश है। तो कांग्रेस हमने देख रहे हैं पहली बार मनोज जी कि वो सक्रियता दिख रही है उसकी, उसके कार्यक्रम बन रहे हैं, उसकी बैठकें हो रही हैं, और पहली बार हम देख रहे हैं कमलनाथ हर बैठक में ये स्वीकार करते हैं कि बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है, हमें उस संगठन से लड़ना है। तो वो लड़ने की जो तैयारियां कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, हमने 2018 में भी देखा, जैसे उम्मीद नहीं थी। प्रभारी भी नियुक्त कर दिए उन्होंने, शोभा ओझा और महेंद्र जोशी, और वो एक संगठन में परिवर्तन करने जा रहे हैं। युवाओं की भागीदारी जो उनके, हमने देखा राजस्थान में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें तय हुआ था। तो मध्य प्रदेश में जो आरोप लगते रहते हैं, हमने देखा है कि कांग्रेस उन चीज़ों पर भी गौर करती है कि यदि बीजेपी हमलावर किस बात को लेकर है, तो उन जो मुद्दों को है उनकी धार भी बोथरी करने की कोशिश करती है, युवाओं को आगे लाएगी। वो आप देखिए कि वो उन मुद्दों को छू रही है जो मुद्दे जिन पर हम एक समय सोचते थे कि इन पर एकाधिकार है बीजेपी का, चाहे राम पदगमन की बात करें, वो चाहे वो गौशाला की बात करें, चाहे महाकाल कॉरिडोर की बात करें, चाहे वो सीता माता के मैया की बात, मंदिर की बात करें श्रीलंका में, तो वो उन मुद्दों को भी छू रही है। वो जनता को ये बताने की भी कोशिश कर रही है कि राम के लिए बीजेपी अकेली नहीं है, हम भी उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमको मौका दीजिए। और जब आपने हमको मौका दिया था तो हमने मंदिर के लिए दान वो दिए थे, राशि दी थी, आपने राम पदगमन के लिए क्या किया था, गौशालाओं के लिए। तो वो मुद्दे देखिए आप एक एक करके कमलनाथ जी ट्विटर के माध्यम से उछाल रहे हैं, जिन मुद्दों पर उनको लगता है कि पिछली बार ये कारगर रहे थे, कर्ज माफी के अलावा भी इन मुद्दों ने बहुत बड़ा रोल निभाया था, तो उन मुद्दों को फिर से वो ज्वलंत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो शर्मा जी कह रहे हैं कि मुकाबला तो दिलचस्प होगा, अब कौन ज्यादा प्रभावित कर सकता है, किसकी मेहनत कितनी ज्यादा रंग लाएगी, ये देखने की बात होगी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी पहली बार वो उतनी गंभीरता से ले रही, 2018 में जो उसमें अति आत्मविश्वास था, वो कहीं ना कहीं उस चुनाव के बाद से वो उस लेवल पर काम कर रही है। आप देखिए लगातार बैठकें हो रही हैं, बैठकें तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन पन्ना प्रमुख से लेके जो एक महत्वपूर्ण रोल की बात की जा रही है कि गुजरात में सफलता के पीछे भी सबसे बड़ा कारण एक पन्ना प्रमुख है कि मत प्रतिशत देखिए आप पिछली बार चुनाव की तुलना में कम हुआ, लेकिन बीजेपी का शेयर बढ़ा, तो आप अपने वोटर को निकाल सको। ये हमने देखा है, चाहे नगरीय निकाय चुनाव में 2 जगह जहां मात खाना पड़ी हो, चाहे सिंगरौली की बात करें, चाहे उपचुनाव की बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज हो जाता है या वो घर बैठ जाता है तो उसको ज्यादा नुकसान होता है। तो वो अपने वोटर को जानता है, पहचानता है, तो अब वैसे ही जोड़ने की कोशिश की जा रही। जयंत मलैया का आप उदाहरण देख लीजिए, दमोह में जो नाराज हो सकते हैं नेता, वरिष्ठों को मान सम्मान देने की कवायद शुरू हो गई। तो ये सब पूरे चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि हमसे कोई हिमाचल प्रदेश की तरह जो हमसे जुड़े रहे हैं वरिष्ठ नेता नाराज ना हो जाएं, जिसका खामियाजा हमको 2023 में न भुगतना पड़े। युवाओं को किस तरह से मौका दिया जाए और काम की बात, उसके अलावा आप देखिए कि मुख्यमंत्री लगातार अपनी छवि को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए कि लगातार उसमें इजाफा हो रहा है कि किस तरह से ऑन द स्पॉट वो एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये इसका भी एक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए कोरोना के बाद, तो आपके पास तुलना करने के लिए पुराने सरकार के काम आप नहीं बता सकते हो, आपसे अभी का हिसाब लिया जाएगा। 15 माह बनाम आपका इन सालों का हिसाब होना पड़ेगा। शर्मा जी, एक और चीज़ हमने हिमाचल में देखा, कांग्रेस की रणनीति थी कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव फोकस किया जाए, चाहे वो पेंशन की बात हो, ओल्ड पेंशन की बात हो, या स्थानीय महंगाई हो, बेरोजगारी है। तो शायद कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि जिसके लिए बीजेपी को काट ढूंढना होगी, क्योंकि आप देखिए ट्विटर पर भले कर्ज माफ़ी को लेके बीजेपी या बाकी लोग कितने भी हमलावर रहे हैं कांग्रेस को कि उन्होंने किसानों का कर्जा पूरा माफ़ नहीं किया, लेकिन अब वो फिर से वही वादा दोहरा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार फिर से बनी तो हम फिर से कर्ज माफ़ी करेंगे। वो फिर से ही कह रहे हैं कि हम जो है पेंशन बहाली की बात बनाएंगे, पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं। तो उनको ये समझ में आ गया कि स्थानीय मुद्दों के आसपास ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो शायद बीजेपी को भी उन्हीं मुद्दों के आसपास जाना होगा, क्योंकि अतीत में हमने देखा कि पहले दिग्विजय सिंह के, चाहे वो 10 साल के कार्यकाल की बात कर लें, या राष्ट्रीय मुद्दों से बीजेपी को मदद मिलती रही थी। तो इस बार थोड़ा रणनीति पे भी उनको बदलाव करना होगा, शायद इस बैठक में इस पर भी मंथन हो। और शायद वही रणनीति का हिस्सा हो कि राजा पटेरिया को नोटिस दे दिया उन्होंने कि आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि मोदी पर हमला ना हो, सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाए। वो गलती हमने देखा मधुसूदन मिस्त्री ने कर दी थी,
गुजरात में। ये बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री इस समय देश में ही नहीं बल्कि विश्व में उनकी काफी बड़ी फॉलोवर्स है, फॉलोविंग्स है। तो ऐसी स्थिति में उनको टारगेट करने का मतलब ये हो गया कि आप जो है कहीं न कहीं हिट विकेट वाली पोजीशन में आने की स्थिति में आ रहे हैं। पर इसके साथ मनोज जी मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा ये कि आप पथगमन का मामला हो या गौशाला का मामला हो, ये भाजपा की पिच है। बिल्कुल। आप उस पर कितनी सेंधमारी कर रहे हो, सेंधमारी की आप मानसिकता दिखाइए, क्योंकि आप एक वाक्य जब आता है तो वो वाक्य जो है आपके सब करे कराए को गुड़गोबर कर देता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं जी, राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश के प्रवास के दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा करी, वहां जो है साष्टांग लेट गए, जैसे रामलला के सामने हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री जी लेटे थे वैसे, और सब महाकाल बाबा के सामने, और सब हो गया। लेकिन जो ही उन्होंने बड़े दिनों की छुट्टी लेकर के 2 तारीख तक के लिए वो 5 तारीख तक के लिए यात्रा अपनी निरस्त की, तो सबका जो है कचरा हो गया, क्योंकि सबकी समझ में आ गया कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है, हम मैं नहीं लगा रहा हूं ना, ये आरोप हम तो चर्चा कर रहे हो ना आरोप पर। बिल्कुल नहीं, मैं वही, हाँ, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है दिखने के हिंदू हैं, वास्तव में हिंदू नहीं है, इनका ईसाइयत से ही सीधे सीधे संबंध है। और देख लीजिए बड़े दिनों की छुट्टियों में छुट्टी मनाने चले गए, और नरोत्तम जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि होली है, फला है, त्योहार दीवार, हमारे जो हिंदू त्योहार है उनके अंदर तो वो अवकाश ही नहीं लेते, ना रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाते, ना भाई दूज के ऊपर तिलक कराते। तो फिर आप जो है, और इस वाले मामले में आप चले, तो ये जो आप भाजपा की पिच पर खेल रहे हो, ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं हो सकती, क्योंकि जो हिंदू आपको वोट देता वो तो आज भी दे रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों का वोट जो है कांग्रेस की तरफ वापस चला गया। गुजरात में भी आपने भी गौर किया होगा इन सारी चीजों को। और जो है एक प्लस पॉइंट जो कांग्रेस का है वो ये है कि भाजपा का नाराज वोट जो है विकल्प के रूप में यदि कांग्रेस है तो कांग्रेस को ही जा रहा है। हिमाचल के अंदर ये आपने इन चीजों को देखा। एक अगली बात ये है कि जो महंगाई है, कोई चर्चा नहीं करते, हम लोग भी मीडिया के लोग चर्चा नहीं करते, लेकिन महंगाई को 27%, मैं बार बार ये टिप्पणी कर रहा हूं, मैंने कई चैनलों के सर्वे देखे तो 21 से 27% लोगों का ये मानना था कि महंगाई के कारण हमने वोट दिया है। और ये गुजरात में भी दिया है लोगों ने। तो गुजरात में जो कांग्रेस को सीटें मिली वो महंगाई के कारण मिली, ये भी हमें विचार करना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में जो जीत हुई है वो महंगाई के कारण हुआ। 2 चीजें इसके साथ और जोड़िए आप मनोज जी, बहुत जो अपन चूंकि अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं इसमें ये बात करना पड़ेगी। पहली ये देना पड़ेगी कि भाजपा को सर्वाधिक वोट किसके मिलते हैं? महिलाओं के। और आप जब वो महिला गैस का सिलेंडर 1100 रुपया में खरीदती है तो उसके दिमाग में ये आती है कि मोदी तो बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें, ये जो बजट बिगड़ रहा है इसका क्या करें। तो 1060 रुपया में आप जब गैस का सिलेंडर खरीदते हो तो आपको वोट डालने वाली महिला कहीं न कहीं अपने आप को असहज महसूस करती है। तो मेरा कहना यह है कि आप पेट्रोल के दाम बढ़े रहने दीजिए, लेकिन गैस के दाम घटा दीजिए। तो हो सकता है चुनाव के आसपास हम देखें। नहीं, ये सब ड्रामा दिखता है, सबकी समझ में आ जाता है। मनोज जी एक बात मैं आपसे मोर कहूंगा, मैंने आज सुबह इस पर टिप्पणी लिखी है, आप बारीकी से देखिए। एक पार्लियामेंट का मेंबर विधायक के रूप में पेंशन, विधायक रहा तो पेंशन लेता है, भांति भांति की वो पेंशन लेता है, सुविधाएं लेता है। आज जो है जनप्रतिनिधि को सारी रेलवे में ये वो सब सुविधा मिलती है, पत्रकार को क्यों नहीं मिलती? और 2-2 लेता है शर्मा जी, यदि वो विधायक है तो भी उसको पेंशन मिल रही है, सांसद है तो उसको भी पेंशन मिल रही है। ब्रजेश जी वो तो एक अलग एंगल पर बात चली जाएगी। मैं कह रहा हूं आप जो है जनप्रतिनिधि हो, हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं। आप देखिए, आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सीनियर सिटीजन की 50% 40% की छूट थी, उसको खत्म कर दिया आपने। आप आखिर ऐसी अर्थव्यवस्था का क्या करोगे? आपकी 5 ट्रिलियन की नहीं 50 ट्रिलियन की हो जाए। जब लोगों की सुविधाएं, आप रोटी और आटे पर आपने टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया, इसका मतलब क्या इस अर्थव्यवस्था का तो क्या वो करोगे? तो ये कह रहे हैं ना कि लोग आटे पर अटके, वो डाटा की बात कर रहे हैं कि आप 5G मिलेगा, सस्ता मिलेगा। ये देखिए, ये भ्रमपूर्ण बातें हैं। इन भ्रमपूर्ण बातों में नहीं है मनोज जी, वास्तविक जीवन पर आइए। आपसे अपेक्षा ये रही है भारतीय जनता पार्टी से कि जन सामान्य की सुविधाओं के प्रति सतर्क हो। कई बार सोचते सोचते ये दिमाग में बात आने लग जाती है, हो सकता है कि ये बात अतिशयोक्ति लगे, सोचते सोचते दिमाग में बात आने लग जाती है, भैया आम आदमी की जेब से निकाल करके आप दे किनको रहे हो? लेकिन शर्मा जी, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट दे देते हैं तो क्या महंगाई कम हो जाएगी क्या? नहीं, बात मैं वोट देने की बात ही नहीं कर रहा।
मैं तो महंगाई को रोकने की बात कर रहा हूं। और आप देखिए ब्रजेश जी, आप दो चीजों पर बड़ी बारीकी से गौर करिए, आप बहुत बारीकी से देखिए जी बिल्कुल। कि आप जो है मोबाइल खरीद के लाते हो, 15 दिन 20 दिन में जो है उसके विकल्प का नया मोबाइल आ जाता है, बढ़ जाता है। क्यों साहब, आप हर 8वें दिन, महीने में, 6 महीने में क्यों बढ़वा रहे हो? आप देखिए आपके कंप्यूटर में जो है वो जो चल रहा है वो अब 10 आ गया, आपके 7 चल रहा, 5 चल रहा, हमारी अखबारों में 5 7 चल रहा, 10 आ गया। क्यों आ गया 10? बाकी काम कहां पटक के आएंगे इनको? ये जो ई कचरा बन रहा है इसको कहां ले जाओगे आप एक घंटे बाद सॉफ्टवेयर वो अपडेट कर देते हो। क्यों कर देते हो साहब? इसका मतलब ये हो गया कि आप हमारे से केवल छीनने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हो। आज आप मेरे पास एक वो टेबलेट है, मैंने कहा भाई इसको ठीक करो, मेरे को तो लिखने में काम करना है, खबर बनाऊंगा, तो कहता अब ये काम का नहीं है, इसको रद्दी में पटक दो, रद्दी में पड़ा हुआ वो। क्यों साहब, ये सब क्यों काम नहीं आते? पहले तो क्या ये चीज तो सार्वजनिक जीवन में भी हम देख रहे हैं ना कि जो लोग काम के नहीं बचे वो सब हाशिए पे चले जाते जा रहे हैं। तो हो सकता है जो आप जिक्र कर रहे हैं तो जनता भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे 23 में 24 में, तो उसके लिए आपको जो आप कह रहे हैं कि नया सॉफ्टवेयर आ गया तब आप अपडेट करेंगे, तो कांग्रेस को भी तो कुछ नया सॉफ्टवेयर लेकर आना पड़ेगा ना कि जब जनता उसको अपडेट कर ले, इंस्टॉल कर ले उसको। तो सर दो तीन राज्यों में बची है कांग्रेस, इसीलिए तो बची है क्योंकि इनके यहाँ जो नया सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में तो मदरबोर्ड ही नहीं है। क्या करोगे आप उसका? तो वही तो ब्रजेश जी, बैठक भोपाल में भी हो सकती थी, ज्यादातर पदाधिकारी यहाँ भी जुट सकते थे, लेकिन कटनी में ही कोई संदेश छुपा है। क्योंकि हमने देखा कि कटनी की बात करें, महापौर का चुनाव बीजेपी हार गई थी, महाकौशल और विंध्य को साधने की कोशिश, क्योंकि विंध्य में हमने देखा है कि कई सारी सौगातें मिल गई, चाहे वो टनल की बात हो, एयर स्ट्रिप की बात हो। अब नज़र बुंदेलखंड पर निश्चित तौर पर मनोज जी पहले भी हमने देखा है, क्योंकि सिंगरौली हमने देखा है, हमने कटनी देखा है, अलग अलग हिस्सों में, देखा मध्य प्रदेश के हिस्सों में बीजेपी बैठ के करना चाहती थी। उसके पीछे ही उद्देश्य ये था कि वहाँ का जो कार्यकर्ता हो उसको भी मौका मिले, जोश वहाँ भी भरे, और पार्टी अलग अलग हिस्सों में जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलता है। तो यही है कि जो आपने कहा कटनी में नगरीय निकाय चुनाव में उनको जो मात मिली है, या जो हमने देखें कि बिंद में कितनी बड़ी सफलता मिली थी, उसको दोहराने का भी एक बड़ा जिम्मेदारी है बीजेपी के पास कि वैसा फिर से दोहरा सकती है, बचाए रखने कि आप किस तरह से, जहाँ पे कांग्रेस भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, इतनी बड़ी जीत वहाँ से मिली है, तो मुद्दे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी उठाएगी कि इतनी बड़ी सफलता आप दी, बिंद ने दी है, तो वहाँ प्रतिनिधित्व कितना दिया आपने। तो ऐसे मुद्दे हैं मनोज जी कि इस वजह से देखिए आप जगह जगह आप यदि कार्य समिति की बैठक करेंगे, अन्य हिस्सों में करेंगे, तो इससे निश्चित तौर पर वहाँ का लोकल जो कार्यकर्ता है वो भी रिचार्ज होता है, और पार्टी भी एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि सर भोपाल से नहीं चल रहे हैं हमारा संगठन, हम आपके क्षेत्र में भी आ रहे हैं, तो वहाँ की चिंता भी करते हैं सब। जो मुख्यमंत्री ने शिवपुरी में कहा भी था कि अब शासन भोपाल से नहीं चौपाल से चले। बिल्कुल, तो वही उसी नक्शे कदम पे संगठन पहले से चलता रहा है। रही बात जो शर्मा जी कह रहे थे मनोज जी, मैं उस पर बोलने चाह रहा था कि यदि आज कांग्रेस को वोट दे दें, जिन राज्यों में कांग्रेस है, हमने मध्य प्रदेश में 15 माह की सरकार देखी, तो क्या महंगाई कम हो गई थी? क्या जिस 5 रुपए कम करने की बात पेट्रोल डीजल पे उन्होंने की थी वो बढ़ गया था। तो यदि कांग्रेस ऐसा कोई उदाहरण पेश कर देती, राजस्थान में कर देती, छत्तीसगढ़ में कर देती, मध्य प्रदेश में जितने समय रही है उससे समय कर देती, या जिन राज्यों में आज की तारीख में है वहाँ थोड़ा महंगाई कम कर देती, राज्य का हिस्सा थोड़ा कटौती कर देती, तो शायद जनता को एक भरोसा होता कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहाँ पे महंगाई पे थोड़ा तो अंकुश है, यदि इनको बाकी राज्यों में हम दे देंगे, प्रतिनिधित्व दे देंगे, देश में दे देंगे, तो हो सकता है वो जो पहले के दिन थे वो लौट आए, अच्छे दिन से हम बुरे दिन पे लौट जाएं शायद। जी शर्मा जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कौन किसको वोट दे, तो उसका विशेषाधिकार है। मैं कांग्रेस को वोट देने की कल्पना, विकल्प की बात कर रहे हैं ना, कोई विकल्प नहीं। उसी में एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ, फिर इस पर भी आपसे सुनूंगा आपकी बात, कि प्रधानमंत्री जो आपने जिक्र किया, और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि फ्रीवीज की बात कर रहे हैं कि ये क्यों होना चाहिए, मुफ्त की सुविधा क्यों होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा संकट सामने आएगा कि अगर आप राहत देने के लिए कुछ प्रयास करते हैं अतिरिक्त, तो अगर आपको प्रधानमंत्री इस चीज़ के लिए कह रहा है कि हमको जो है विकास की योजनाओं पे ध्यान देना चाहिए, फ्रीवीज पे रोक लगानी चाहिए, तो ऐसे में एक दोहरा संकट ये भी होगा। तो बीच का रास्ता वो क्या हो सकता है जिससे जनता को राहत भी मिल जाए, लोगों का भरोसा भी बरकरार रहे? आपको याद है मुख्यमंत्री निवास पर गडकरी जी से आपने और हम लोगों ने एक सवाल पूछा था कि ये टोल टैक्स जो है इसके में पत्रकारों को भी छूट दीजिए, तो उन्होंने कहा मैं घोषणा करता हूं नहीं दूंगा छूट। तो मैंने ही खड़े होकर के कहा था कि साहब आज ये बता दीजिए कि फिर जनप्रतिनिधियों कब बंद कर रहे हो। यानी एक सांसद, एक विधायक, एक न्यायाधीश, एक अधिकारी, वो तो जाए मुफ्त में,
और एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ है वो जाए, वो नहीं। क्यों ऐसा? आप यदि यही सुविधाएं आप वास्तव में रोकना चाहते हो तो स्वागत है, पूरा देश स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप सांसदों के भी रोकिए ना, आपने धीरे धीरे करना चालू किया, एकदम से क्यों नहीं करते हो? आपने हमारी तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना शर्मा जी, तो इसीलिए तो शायद आदम गोडवी ने लिखा है कि रंज बहुत लीडर को है मगर आराम के साथ। लेकिन अब चूंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर कि जो नेता कहते हैं कहें और करते कुछ हैं, सत्ता के लिए मंथन जरूर हो रहा है, कई सारी योजनाओं पर बात होगी, लेकिन कई बार जो कुछ होता है और जो कुछ दिखता है उसके बीच एक बड़ा फासला होता है और उसको समझने की ज़रूरत है। एक राज्य सरकार का छोटा सा विज्ञापन इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाया हुआ है, जिसमें गरीब आदमी को बताया गया है कि वो मेडिकल की दुकान पर दवाई लेने जाता है और बड़े पशुपेश में रहता है कि पूरे पैसे नहीं होते हैं, तो वो कह देता कि बचे हुए पैसे वो खाते में लिख लीजिए। दोबारा वो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मेरे पास बिजली का बिल माफ़ हो गया, बहुत पैसा बच गया है, अब मैं इसको खाते में नहीं लिखाऊंगा। लेकिन सवाल भी ये भी है कि ये दवाई वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से भी ले सकता था, जहाँ उसको 10 गुना सस्ती दवाई मिल सकती थी। इसके लिए उसको मुफ्त की बिजली का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और यही वो अंतर है जो राज्य सरकारें दिखाती हैं और होता कुछ है। बहरहाल सत्ता के इस मंथन हो सकता है महंगाई के बिंदुओं पर भी चर्चा हो, लोगों की रोज़मर्रा की समस्या उस पर भी चिंता हो, तो शायद इसके नतीजे और ज़्यादा बेहतर निकलेंगे। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।